सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का अगला चैप्टर एंड दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक, ये चैप्टर का नाम है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। जैसे कि आप जानेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कैटेनेशन क्या होता है, ये किस फ्लेम से बर्न करते हैं, कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं, और जो डिफरेंट तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे गए एग्ज़ाम में वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार ये कंफर्म करिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। जय हिंद सौरभ, सोनिया, आनंद, अनुरुद्ध, कृतिका, श्रेया राज, गुड इवनिंग। चलिए, सब क्लियर हो गया तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब कार्बन के बारे में पढ़ क्यों, मतलब ये ऐसा इतना स्पेशल क्यों है? इतने सारे 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल है? तो सबसे पहली बात तो कार्बन स्पेशल क्यों है, उसकी स्पेशलिटी कहाँ से आती है उसको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, कार्बन जल्दी से बताइए कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है, कितना कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में है, कितना हमारे अर्थ की क्रस्ट में है, जल्दी से बताइए। ये ज्योग्राफी में दोनों चीज़ें हम देख चुके हैं, रिकॉल करिए जल्दी से, कितना मैंने आपको बताया था। तो एटमॉस्फेयर में कुछ हमारा 0.036% है। और अगर अर्थ क्रस्ट में बात करें, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे है ना, OCl करके याद किया था, और यहाँ पे नाइट्रोजन है 78% एटमॉस्फेयर में। कार्बन इतना अबंडेंट है हमारे ठीक है, एटमॉस्फेयर में तो 0.036% है, अर्थ क्रस्ट में 0.02% है। बट अगर हम इन जनरल बात करें, जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं, जितनी चीज़ें मतलब आपकी बुक हो गई, ठीक है, आपका पेन हो गया, आपकी टेबल हो गई, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कार्बन से बनी हुई है, कार्बन है उसमें। आप भी कार्बन के बने हुए हैं, यानी हम सभी ह्यूमंस भी कार्बन के बने हुए हैं। तो कार्बन इतना अबंडेंट है पूरे हमारे जो भी अराउंड, जितनी भी चीज़ें हम देख पाते हैं अपने लाइफ के अराउंड, कितना इतना ज़्यादा अबंडेंट है कार्बन। कुछ तो कारण होगा कि क्यों कार्बन ही है, क्यों हमें यहाँ पे सिलिकन नहीं दिख जाता है, क्यों हमें नाइट्रोजन या फिर क्यों कोई एक पर्टिकुलर और एलिमेंट नहीं दिख जाता है बट कार्बन दिखता है। कार्बन की जो यूनिक प्रॉपर्टी आती है वो इसलिए आती है बिकॉज जो कार्बन है, इसका अगर हम एटॉमिक नंबर बात करें, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अभी 6 एटॉमिक नंबर का अगर मैं देखने जाऊं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कितना होगा? 2,4, ये तो होगा 2,4। अब अगर आप एक चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करो, जैसे कि अगर मैं एल्कली मेटल लूँ, एल्कली मेटल से मेरा मतलब है कि मैंने ले लिया लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, रुबीडियम को, सीजियम को, फ्रांशियम को, इन सब में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी वैलेंसी 1 होगी। 1 को लूज़ कर देंगे, वैलेंसी 1 हो गई। हेलोजन्स की अगर इसी तरह से बात करें, हेलोजन के साथ क्या है, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल में जो आखिरी शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 को ले लेंगे तो इनकी जो वैलेंसी वो 1 हो जाएगी, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। तो एल्कली मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इस अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, और जो हेलोजेंस हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स कि दोनों की जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी, है ना। ऐसे ही अगर हम कंपेयर करें चैल्कोजेंस को, जो ऑक्सीजन फैमिली है, को अल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ग्रुप है हमारा, दोनों की वैलेंसी 2 होगी। लेकिन ऐसा हमें कार्बन या फिर उसकी फैमिली के साथ नहीं मिलता है कि सेम हो, बिकॉज इनकी जगह, जैसे कि कार्बन की अगर हम बात करें, तो कार्बन की जो फैमिली होती है, ये लोग 14th ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो कार्बन होता है ऐसे, कार्बन के नीचे सिलिकन होता है, फिर जर्मेनियम होता है, फिर एसेटिन होता है, लेड होता है, एंड सो ऑन। सबकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम 4 इलेक्ट्रॉन लें कि 4 इलेक्ट्रॉन दें, इसके बारे में चर्चा मैंने पहले भी करी थी। ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें, ठीक है, अपनी जो एल शेल है, बिकॉज ये के शेल है, ये एल शेल है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 8 कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर लूज़ कर देंगे तो के शेल कंप्लीट हो जाएगी 2। तो इसी वजह से अगर ये लूज़ करेंगे तो ये C4 नेगेटिव बन जाएगा,
और अगर ये मतलब सॉरी लूज़ करेंगे तो C4 पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर यहाँ पे अगर वो लूज़ करता है सॉरी गेन करता है तो C4 नेगेटिव। तो ये जो है क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है दूसरे से। किस दूसरे से कर लेगा, किसी भी और जिसको नीड है इलेक्ट्रॉन की उससे शेयरिंग कर लेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो हमने पढ़ा है कि किस तरह का बॉन्ड बनता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और ऐसे कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होता है तो इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब ये सिर्फ एक लौता ऐसा कोई कार्बन नहीं है जो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हो। शेयरिंग और भी चीज़ों में होती है, और भी हमारे एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग हो जाएगी और इस तरह से एक बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह से एक बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ले लूँ तो ऑक्सीजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन मैं इसके अराउंड बना लेता हूँ। ऐसे एक दूसरा ऑक्सीजन होगा, उसके अराउंड भी 6 होंगे। ठीक है, अब 6 हैं तो क्या होगा, इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, दोनों ऑक्सीजन को 2-2 की रिक्वायरमेंट है। तो अगर 2 ले लेगा ये, इससे दोनों आपस में 2-2 शेयर कर लेंगे तो दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया मैंने किसका, ऑक्सीजन का। तो इसका ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग हो जाता है वो इस तरह से बन जाता है। ऐसे ही नाइट्रोजन की अगर हम बात कर लें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, तो 2,5। 2,5 का मतलब है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर पे होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिए, चाहे डॉट से ड्रॉ करो चाहे क्रॉस से ड्रॉ करो, वही सेम चीज़ आपकी इलेक्ट्रॉन्स को ही दिखा रही हैं। तो अभी 3 आपस में शेयर कर लेंगे, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, तो N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है। तो यानी कि एक बॉन्ड के एंड्स में 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए होते हैं, ऐसे समझिए। यह बात आपको समझ में आई। तो घुमा फिरा के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ कार्बन कोवेलेंट नहीं कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और भी बनाते हैं सहसंयोजी आबंध, और वो मैंने आपको एग्जाम्पल दर्शाया। ठीक, तो बाकी भी बना लेते हैं, ठीक है, और कार्बन भी बना लेता है, ठीक है, बट कार्बन की प्रॉपर्टी की वो बाकियों के साथ ही बना लेता है। जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, कार्बन खुद के साथ बना लेगा। और कार्बन जब खुद के साथ बनाता रहता है, अभी मैं डाउट भी लूँगा, ठीक है, तो रुक जाइए सारे, अभी मैं डाउट्स भी लूँगा, ठीक है। तो कार्बन इस तरह से प्रॉपर्टी शो करता है, राइट। तो अब ये अगर हम बात करें तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, अगर इनको हम कंपेयर करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और ये इनकी स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो कैसा होगा, तो स्ट्रेंथ जो होगी वो वीक होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में ये जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं। अब क्योंकि वीक होते हैं तोड़ना आसान है, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। बिफोर प्रोसीडिंग थोड़ा सा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन नहीं देखते हैं, रुक जाइए, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन नहीं देखेंगे, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन देखेंगे, थोड़ी सी कॉन्टिन्यूटी ताकि बरकरार रहे। वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल का मतलब है बहुमुखी प्रतिभा वाला। बहुमुखी प्रतिभा है तभी तो सारी चीज़ों में कार्बन कार्बन है, और अभी हम पढ़ेंगे क्यों है बहुमुखी प्रतिभा। इसकी क्या बहुमुखी प्रतिभा, ये है कि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटिनेशन का मतलब होता है कि अपने साथ ही बॉन्ड बनाना, दैट इज यूनिक एबिलिटी, इसको मैं बोल सकता हूँ, इट इज काइंड ऑफ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम, विद अदर कार्बन एटम गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। इससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जैसे कार्बन 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 ऐसे करके पूरी चेन बन जाती है। ठीक, अब ये बात ये आती है कि कार्बन की फैमिली से ये लोग भी बिलोंग कर रहे हैं। कौन बिलोंग कर रहा है, सिलिकॉन भी बिलोंग कर रहा है, जर्मेनियम भी है, ये भी है, इनके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। माना कि जो कार्बन है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कन्फ्यूजन में रहता है कि 4 लें कि 4 दें। इस वजह से वो यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये सब क्यों नहीं करते हैं, कारण इसका एक है, अगर आपसे पूछ ले, कारण इसका ये है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। जब हम कल मॉर्निंग में पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जब हम किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता रहता है एटम का। तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन का सबसे छोटा होगा उस ग्रुप में,
तो इस वजह से कार्बन क्योंकि इतना छोटा है तो वो जो न्यूक्लियस है, अब जितना भी आप देखो जो बॉन्ड बन रहा था कोवेलेंट बॉन्ड वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बन रहा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बन रहा था। अब क्योंकि कार्बन उतना बड़ा नहीं है तो उसका जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस के पास में ही होगा, न्यूक्लियस के पास में होगा, तो न्यूक्लियस होल्ड करके रख पाता है उसको और इसी वजह से वो स्टेबल रह पाता है। स्टेबिलिटी का मेन फैक्टर होता है लाइफ में। जो स्टेबल नहीं है, जो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में रिएक्ट करता है, उसका क्या होता है, उस ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। सिंपल ऐसे एलिमेंट के साथ भी होता है कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे सिलिकॉन है हमारा, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो भी कोशिश करता है, ट्राई करता है कि सिलिकॉन बनाए, लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड वो रिएक्टिव बहुत है तो टिक नहीं पाता है लंबा। स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी इसके पास है क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब ये जो बॉन्डिंग हो रही है कार्बन के बीच में, यहां तो मैंने एक एक डंडा ड्रॉ किया, इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक, तो अगर सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिले, अगर जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिले तो ऐसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऐसे यौगिकों को हम सैचुरेटेड संतृप्त यौगिक बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपने देखने को मिले तो ऐसे वालों को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसे वालों को असंतृप्त बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट पहले बताइए जल्दी से। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में? तब हम लोग आगे बढ़ें। ओके ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए ये जो एलोट्रॉप्स बीच में छोड़ा था, स्किप किया था, इसको भी कर लेते हैं। व्हाट इज दीज एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है अपरूप, कार्बन के डिफरेंट रूप, उसको बोलते हैं अपरूप। कार्बन हमारे डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और कुछ इसके अगर हम अपरूपों की बात करें, एलोट्रॉप्स की बात करें, इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि एक होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है, एक होता है आपका डायमंड, एक होता है आपका बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन, क्लियर? ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं कार्बन के, डिफरेंट रूप हैं कार्बन के। अब ये जो डिफरेंट रूप हैं कैसे निकल के आ जाते हैं डिफरेंट रूप? ये ऐसे निकल के आ जाते हैं जब कार्बन कार्बन में बॉन्डिंग जो होती है वो डिफरेंट तरह से होती है तो इसके डिफरेंट रूप निकल के आ जाते हैं जो डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़, खासकर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। कि जैसे डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन एटम्स के बने हुए हैं, लेकिन बॉन्डिंग का इस तरह से अंतर है कि यहाँ पे एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, यहाँ पे क्या होता है एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। और यही चीज़ जो है डिफरेंस इन प्रॉपर्टी को शो कर देता है। जैसे कि अगर मैं ग्रेफाइट में बात करूँ तो कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होती है, जैसे कार्बन है, ये कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन और ये कार्बन इस तरह से, ठीक है, ये कार्बन इस तरह से, फिर फर्दर ये जो कार्बन है ये बॉन्डेड होगा, इस तरह से एक कार्बन होगा, इस तरह से एक कार्बन होगा। तो देख सकते हैं इस तरह की कुछ बॉन्डिंग होती है। डायमंड में अलग तरह की बॉन्डिंग होती है, डायमंड में इस तरह की बॉन्डिंग होती है, सी सी, ठीक है, सी यहाँ पे अटैच होगा, सी यहाँ पे और सी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। इसी वजह से इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करूँ जो हम लोग ये पढ़ चुके हैं मेटल और नॉन मेटल में कि डायमंड इज़ दी हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, इट इज़ दी हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। वहीं अगर हम बात करें ग्रेफाइट तो ये स्लिपरी होता है, देख सकते हैं दोनों ही कार्बन के बने हुए हैं बट ये इतना हार्ड है और ये इतना स्लिपरी है। जो ग्रेफाइट है आपका, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट डायमंड नहीं करता है, ठीक है, डायमंड नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए।
और डायमंड आपको पता है कैसे मिलते हैं, डायमंड सिंथेटिकली भी बनते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं जो प्योर कार्बन एटम है ना, प्योर कार्बन, उसको अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर दें उसमें, तो हमें आर्टिफिशियल डायमंड इस तरह से सिंथेसाइज किए जाते हैं, जो कि नेचुरल डायमंड से बहुत ज़्यादा कुछ अलग होते नहीं हैं, ठीक है। बकमिस्टर फुलेरिन की अगर बात करें तो कार्बन के 60 एटम्स को अगर अरेंज किया जाए, फुटबॉल शेप में ये अरेंज होते हैं, और हमें कार्बन का प्रूफ या फिर कार्बन का एलोट्रोप देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बकमिस्टर फुलेरिन, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इस पे आते हैं कार्बन कंपाउंड में, तो इसकी अभी मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ कि किस तरह से बनते हैं। जैसे सैचुरेटेड में अगर बात करें सिंगल बॉन्ड बनता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इस तरह से, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन के साथ मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, बिकॉज उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, अभी तो 3 ही मिले, तो एक और हाइड्रोजन अटैच कर दो, एक और हाइड्रोजन अटैच कर दो, ठीक है। ये क्या बन गया, सैचुरेटेड कंपाउंड वो बन गया। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 ही हाइड्रोजन रखते हैं, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन रखते हैं, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी को तो ये सेटिस्फाई करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको चाहिए हाइड्रोजन है नहीं, अब हाइड्रोजन नहीं है तो ये आपस में दोनों कार्बन अब 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इसको चारों, एक कार्बन को 4 मिल गए, 1 2 3 4, इसको बोल देंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इसको बोलते हैं हम लोग एल्केन। अभी हम वो सब कुछ पढ़ेंगे कि क्या हम प्रीफिक्स और क्या सफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो सैचुरेटेड होता है उसके लिए हम एन सफिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता है, तो इसके लिए हम एन का यूज़ करते हैं, एन सफिक्स का। इसके लिए यूज़ करते हैं इन सफिक्स का, और इसके लिए यूज़ करते हैं आइन सफिक्स का। एन, इन और आइन, इन सफिक्सेस का हम यूज़ करते हैं। और अगर हमें निकालना हो, पता करना हो कि कोई पर्टिकुलर जो हाइड्रोकार्बन है, अब मैंने एक टर्म यूज़ किया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जो वो यौगिक, जो वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब जो एल्केन होता है उसका जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई हाइड्रोकार्बन पता करना है कि वो एल्केन होगा, एल्कीन होगा या फिर एल्काइन होगा, तो हम कैसे पता करेंगे। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन की अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n बस, और एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड जुड़ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड, और ये बन गया आपका ईन, एल्कीन बन गया, एल्कीन बन गया, तो ये अनसैचुरेटेड है आपका। ऐसे ही आप एल्काइन भी बना सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर आप 3 बॉन्ड जोड़ दिया, आप 3 जोड़ दिया तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आप जोड़ेंगे, ठीक है, और ये बन गया आपका एल्काइन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने कार्बन एटम हैं, 2 हैं, 2 हैं, और ये क्योंकि आपका एक एल्केन है तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आराम से। अगर मान लेते हैं कि कोई एल्केन है जिसमें 2 कार्बन एटम है, तो हमें पता है एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। तो n की जगह आपने 2 रखा और n की जगह फिर से 2 रखा, तो क्या हो जाएगा आपका C2H6, C2H6, क्लियर। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला एल्केन का। अभी इस एल्केन को हम किस तरह से नामकरण करेंगे वो भी सीखेंगे, कि इसको हम एथेन बोलेंगे, किसको प्रोपेन बोलेंगे, किसको ब्यूटेन बोलेंगे, सारी चीज़ें अभी इसको भी सीखते हैं। लेकिन आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा किस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं, उस पर भी अभी आएंगे। या फिर चलिए सीख ही लेते हैं कैसे नॉमेनक्लेचर और चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे मैं एक स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम पहले नॉमेनक्लेचर सीख लेते हैं एंड देन बेसिक सीख लेते हैं। बाकी तो अभी आगे भी हम लोग यहाँ पे मैंने अटैच कर रखा है तो उसमें भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए नॉमेनक्लेचर देखिए किस तरह से किया जाता है, वो सीखते हैं कि किस तरह से हम किसी कार्बन के यौगिक को नामकरण करते हैं, किस तरह उसका नाम रखते हैं। तो नॉमेनक्लेचर की अगर बात करेंगे तो अगर एक कार्बन एटम होगा तो उसको हम मेथ बोलते हैं, ठीक है। 2 कार्बन एटम होंगे, किसी भी मान ले कोई भी हाइड्रोकार्बन, उसमें 2 कार्बन एटम होंगे तो उसको हम प्रोप बोलेंगे, ठीक है, प्रोप बोल रहा हूँ, इथ, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैं एक, चलो यहाँ पे कुछ बनाता हूँ, ठीक है, CH3 CH2, और ये मैंने बनाया CH3, ठीक है, और एक मैं बनाता हूँ CH3 CH3 और CH3, ठीक है। तो ये हो गया आपका इथ,
3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोप, 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, 5 कार्बन आइटम के लिए यूज़ करते हैं पेंट, 6 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्सा, ठीक है, 7 कार्बन आइटम के लिए यूज़ करते हैं हेप्टा, और 8 कार्बन आइटम के लिए यूज़ करते हैं ऑक्टा। 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका, लेकिन उतना पूछेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे आपको 3 कार्बन आइटम दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 कार्बन आइटम दिख रहे हैं, तो आप इसको प्रोप और इसको ब्यूट नहीं बोलेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पे हम रूट को पकड़ते हैं। व्हाट इज़ दिस रूट? रूट है कि जो पेरेंट चेन है उसको आपको कंटिन्यू करना है और उसमें देखना है कि कितने कार्बन आइटम है। इसमें तो ठीक है 1 2 3 हमें दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3, या तो आप सीधे बढ़िए या तो इस तरह से 1 2 3, आप चारों को नहीं गिनेंगे, आपको बस एक लाइन में जाना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको रूट पकड़ना होता है। व्हाट इज़ रूट? कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन आइटम अटैच्ड हैं, 1 2 3, या तो आप ऐसे बोल दीजिए, ऐसे नहीं, आप 3 के बाद वहाँ नहीं चले जाएंगे क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन आइटम के बीच में बॉन्डिंग नहीं है। अगर बॉन्डिंग नहीं है तो वहाँ पे आप सीधे नहीं निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है, तो 3 कार्बन आइटम है यहाँ पे, तो इसको हम प्रोप ही बोलेंगे, ठीक है, ब्यूट नहीं बोल देंगे। क्लियर है कि अगर कितना कार्बन आइटम हो रूट में तो हम उसको क्या बोलते हैं? 1 कार्बन आइटम में मिथ, 2 कार्बन आइटम में इथ, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्सा और 7 में हेप्टा और 8 में ऑक्टा और 9 में नोना और 10 में डेका। क्लियर? अभी आते हैं चेन, ब्रांचेस और रिंग्स। तो कुछ नहीं है, मेन ये है कि जो हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं कार्बन के, हाइड्रोकार्बन से, वो खुद को डिफरेंट फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ जैसे 4 कार्बन आइटम का एक मॉलिक्यूल लिया तो अपने आप को ये इस तरह से लीनियर फैशन में अरेंज कर सकता है, या फिर हो सकता है कि अपने आप को इस तरह से अरेंज कर ले, ठीक है, तो है वही सेम चीज़ ही। अगर हम यहाँ पे देखें, मतलब इसमें क्या है, एक चीज़ हमें ऑब्जर्व होने के देखने को मिल रही है, दैट इज़ कि जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है। इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। मॉलिकुलर जो फॉर्मूला है वो सेम है यहाँ पे, बट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिफरेंट। और ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, दीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। तो व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स होते हैं आपके कंपाउंड्स, ठीक है, विद कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इनको बोलते हैं हम आइसोमर्स, ठीक है। तो जो हमारे डिफरेंट हाइड्रोकार्बन से खुद को किसी भी फैशन में अरेंज कर सकते हैं, हो सकता है ये खुद को इस तरह से खुद को चेन के फॉर्म में अरेंज कर लें, साइक्लिकल फॉर्म में अरेंज कर लें। अगर ये खुद को साइक्लिकल फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब हमने हेक्स वर्ड का क्यों यूज़ किया? बिकॉज 6 कार्बन आइटम है इसमें। साइक्लो वर्ड का क्यों यूज़ किया? बिकॉज ये साइकिल के फॉर्म में, तो जो साइक्लिकल कंपाउंड होते हैं वहाँ पे हम साइक्लो वर्ड का यूज़ कर देते हैं। एन सफिक्स का यूज़ क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी हमें डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा जो हम ईन का यूज़ करें, कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड का नहीं दिख रहा जहाँ पे हम आइन का यूज़ करें, ठीक है। तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा जो कि सैचुरेटेड है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। जो हमारे साइक्लिकल कंपाउंड होते हैं, साइक्लिकल होते हैं, उनको एक जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है CnH2n। एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, और जो साइक्लिकल कंपाउंड होते हैं उनका CnH2n होता है। अब ये जो कार्बन एटम है, जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि कार्बन 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 और हाइड्रोजन इस तरह से अटैच्ड है आपके। हाइड्रोजन मान लेते हैं यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 होने पड़ेंगे, तभी तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, ठीक है, H H H H। अब इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को हटा के कोई और दूसरा फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम हीट्रो एटम भी बोलते हैं, वो अगर जुड़ जाए, कोई दूसरा एटम जुड़ जाए हाइड्रोजन की जगह, तो वो एक डिफरेंट कंपाउंड बना देगा। जैसे कि अगर इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन जुड़ जाए तो ये एक आपका पूरा डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा। इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ये जुड़ जाए, ये OH ग्रुप जुड़ जाए, तो ये एक एथेनॉल, मतलब सॉरी एथेनॉल होगा नहीं, प्रोपेनॉल बन जाएगा आपका, ये मतलब कि अल्कोहल बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? बस एक हमने फंक्शनल ग्रुप को चेंज किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हीट्रो एटम जोड़ दिया और पूरी प्रॉपर्टी डिफर हो गई। क्लियर? अब होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज़ कुछ नहीं, वो सीरीज़ जो CH2 से डिफर करे। जैसे अगर मैं लिख दूं ऐसे CH3
OH। फिर मैं इसके अगला वाला क्या होगा अल्कोहल, इसके अगला अल्कोहल क्या होगा CH3 CH2OH। इससे जो अगला अल्कोहल होगा वो CH3 CH2 CH2OH होगा। तो ये इसमें कितने का डिफरेंस है CH2 का, इसमें कितने का डिफरेंस CH2 का। बाकी है वो सीरीज़ सेम ही, वो है सीरीज़ अल्कोहल की, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ किसका CH2 यूनिट का डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड एज होमोलॉगस सीरीज। और यहाँ पे चीज़ें जो हैं बदल जाएंगी अगर यहाँ पे आपका हीट्रो एटम बदला तो, मतलब कि अगर आपका हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम आ गया तो सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी चेंज हो जाती हैं इस केस में। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? मेथनॉल सर, इसकी सारी क्लासेस कहाँ से मिल जाएंगी? एप्लीकेशन में मिलेंगी आकाश, है ना? ओके ठीक है, आगे बढ़ें। तो मतलब इसकी यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज़ की आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है? जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेंगी होमोलॉगस सीरीज़ में। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर, किस तरह से कार्बन कंपाउंड्स का करते हैं वो समझिए। तो एक चीज़ तो मैंने आपको समझाई कि किस तरह से सफिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉरी प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले जोड़ा जाता है कि भाई मिथ 1 कार्बन एटम, इथ 2 कार्बन एटम, प्रॉप 3 कार्बन एटम, ब्यूट 4 कार्बन एटम, पेंट 5 6, इस तरह से हम सारी वो करते हैं। एल्केन कब हम बोलते हैं, कब एन का यूज़ करते हैं, कब ईन का यूज़ करते हैं और कब आइन का यूज़ करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। ये सारी एन ईन आइन तब यूज़ करते हैं जब तक कोई एक हीट्रो एटम जुड़ा नहीं है। अगर जुड़ जाएगा तो हम जो सफिक्स है उसकी जगह हम यूज़ करेंगे, जैसे अगर OH जुड़ गया तो उसके लिए हम ऑल का यूज़ करते हैं। CHO जुड़ गया तो क्योंकि ये अल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO अल्डिहाइड ग्रुप होता है तो वहाँ अल का यूज़ करेंगे। C डबल बॉन्ड O जुड़ गया तो वहाँ पे हम ओन का यूज़ करेंगे। C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ गया तो नाइट्राइल होता है, वो साइनाइड बोलते हैं, साइनो ग्रुप बोलते हैं। ये ईस्टर होता है। ईस्टर क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन के एक दोनों एंड में एक एक एल्काइल ग्रुप आपका अटैच रहता है, उसको हम बोलते हैं ईस्टर, सॉरी ईथर बोलते हैं। ईस्टर तो वो COR होता है, ये ईथर होता है, ठीक है, ईथर। ईस्टर अभी आपका आएगा नीचे, आई थिंक, हाँ ये ईस्टर है, ठीक है, COR। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो अगर COOH ग्रुप आपका जुड़ जाएगा फंक्शनल ग्रुप तो उसको हम ओइक एसिड बोलते हैं। और अगर ये आपको नहीं पढ़ना है, कार्बोक्सिलेट आयन नहीं पढ़ना है। ईस्टर देखिए COR अगर ग्रुप जुड़ गया तो उसको हम O8 के नाम से जानते हैं, ये हमारा ईस्टर होता है, वहाँ पे हम O8 सफिक्स का यूज़ करते हैं। जो हमारे हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, अगर ये जुड़ जाते हैं तो हम सफिक्स का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ हम प्रीफिक्स का यूज़ करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेथेन है, ठीक है, ये मेथेन है और इसमें अगर हम क्लोरीन जोड़ देंगे तो इसको मेथ क्लोर ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, हम इसको क्लोरोमेथेन बोलेंगे, ठीक है, क्लोरोमेथेन। इसको हम क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। तो क्लोरो वर्ड यहाँ पे पहले यूज़ कर रहे हैं, बट बाकियों के केस में देखिए अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और इन सब के ये बाद में यूज़ करेंगे। जैसे कि इसको बोलेंगे मेथेनॉल, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल, ऑल बाद में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे मेथेनोइक एसिड, ये सॉरी प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी एथेनोइक, नॉट प्रोपेनोइक, एथेनोइक, ये हो जाएगा आपका मेथेनोइक एसिड, HCOOH, ये हो जाएगा आपका मेथेनोइक एसिड। ओइक, ये क्या हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड, ओइक। ओइक को बाद में हम यूज़ कर रहे हैं, सफिक्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, बट जब हम हेलोजेंस को अटैच करेंगे तो हम प्रीफिक्स के तौर पे उनको यूज़ करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है ब्यूटेन 2 ऑल। ये ब्यूटेन 2 ऑल क्यों लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है वो समझिए। CH3CHOH, ये हम IUPAC जो है नॉमेनक्लेचर करती है, और IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से क्या है कि यहाँ पे दूसरा कार्बन एटम है उसमें आपका अल्कोहल ग्रुप अटैच रहता है। यहाँ पे हम ब्यूटेन 2 का यूज़ किया। ब्यूट क्यों यूज़ किया, बिकॉज 4 कार्बन एटम है। ऑल क्यों यूज़ किया, बिकॉज अल्कोहल ग्रुप है, और दूसरे नंबर पे अल्कोहल ग्रुप लिखा हुआ है तो इसलिए ब्यूटेन 2 ऑल यूज़ किया। सर वैसे तो यहाँ से गिनेंगे तो तीसरा नंबर आएगा, तो जहाँ से शॉर्टेस्ट पड़ता है उसको हम लेते हैं, ठीक। अब जो हमारे अल्कोहल होते हैं ना, ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है,
या फिर टर्शरी अल्कोहल क्या होता है। तो ये कुछ नहीं, बस हमें ये देख लेना होता है कि ये जो ऑल ग्रुप लगा हुआ है, जो OH लगा हुआ है, फिर कोई भी जो ग्रुप लगा हुआ है जिस भी कार्बन में लगा हुआ है, उससे कितने कार्बन एटम लगे हुए हैं। जैसे कि इस केस में हम देखें तो ये जो OH ग्रुप है इससे लगा हुआ है, इससे कितने कार्बन एटम अटैच्ड है, 2 है, तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। जैसे प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो CH3 CH2 OH, ठीक है। अब जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है उससे कितने कार्बन एटम अटैच्ड हैं, 1 कार्बन अटैच्ड है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं CH3 CH2 CH2 CH2, कितने भी लंबे ले लो, लेकिन लास्ट में CH2 OH से जुड़ा है, तो ये इससे कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, 1 मात्र, तो प्राइमरी अल्कोहल ही हो गई है। सेकेंडरी का अगर एग्जांपल दें तो CH3 CH2 CHOH CH2 और CH3, कितने कार्बन एटम अटैच्ड हैं, 1 और 2, खत्म। टर्शरी के अगर एग्जांपल की बात करें CH3 CH2 और यहाँ पे C ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि अटैच्ड है CH3, यहाँ पे OH अटैच्ड है और यहाँ पे CH3 अटैच्ड है, या फिर मान लेते हैं CH2 CH3 अटैच्ड है, कुछ भी। तो OH कहाँ पे लगा हुआ है, OH जिस पे लगा हुआ है उस पे चेक करिए कितने कार्बन एटम लगे हुए हैं, 1 2 और 3, तो टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के में आप समझिए किसको कैसे कब बताना है आपको, ठीक। अब यहाँ पे हमारे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं, जो साइक्लिकल कंपाउंड होते हैं ना हमारे, साइक्लिकल, ये जब ऑल्टरनेट इस तरह से डबल बॉन्ड वगैरह बनाते हैं तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन, ठीक है। और ये बेंजीन से बहुत सारे कंपाउंड्स डिराइव होते हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। इसमें बस हमें एक चीज़ थोड़ा सा देखना है कि यूरिक हकल करके एक केमिस्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि पाई बॉन्ड निकालने का किसी एरोमेटिक कंपाउंड में, और वो बस इस तरह से पूछता है उस फॉर्मूले के बारे में, या तो पूछ लेगा या फिर वो फॉर्मूले को किसने दिया था इस तरह से पूछता। तो यूरिक हकल ने ये फॉर्मूला दिया था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में। अगर आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करते हैं, और ये दिया किसने था, हकल ने दिया था, ठीक है। ये आपका CGL 2022 में पूछा गया और आपका CGL 2023 में भी क्वेश्चन इस पे आया है, ठीक है, एरिक हकल ने। बस इतना आपको पता होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं उसमें हमें डीप में नहीं जाना, बस ये फॉर्मूला किसने दिया था और क्या फॉर्मूला था और किसके रिलेटेड फॉर्मूला था, ये पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड क्या होता है, तो हमने अभी देखा था कि जैसे एक 2 एटम के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो या तो सिंगल हो सकता है, या डबल हो सकता है, या ट्रिपल हो सकता है, ठीक है, किसी के बीच में। तो कार्बन मैंने लिख दिया, वैसे किसी के भी बीच में। तो एक कार्बन एटम हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 कार्बन एटम में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है, 3 कार्बन एटम में 1 सिग्मा होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड एक मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही, जो कि सिग्मा बॉन्ड से शॉर्टर होता है और स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। खैर उतना मैं डीप में नहीं जाना, लेकिन पाई बॉन्ड निकालने का ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने का ये, बिकॉज एक पाई इलेक्ट्रॉन में कितने, मतलब जैसे एक पाई बॉन्ड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी बॉन्ड में उसके एंड्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स अटैच रहते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम। अब कार्बन एटम की यहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले कंबशन यानी कि दहन। कंबशन का मतलब होता है कि उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन, मतलब उसको हीट करना, मतलब उसको एक तरह से जलाना हम बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन, राइट, उसको जलाना। तो जब हम जलाते हैं किसी भी कार्बन के यौगिक को, कार्बन के कंपाउंड को, तो हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे एथेनॉल CH3 CH2OH, इसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, इसको हम कंबशन करते हैं इसका, तो हमें देखने को मिलता है CO2 H2O एंड हीट एंड लाइट। तो ध्यान रखना है ये रिएक्शन होगी आपकी ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। आप इसको कंबशन करवाएंगे, इसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें आपकी हीट रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। अब जब हम इनको बर्न करते हैं तो 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे, एक तो सैचुरेटेड और दूसरे अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन किस फ्लेम से बर्न करते हैं और अनसैचुरेटेड वाले किस फ्लेम से बर्न करते हैं। इस पर रिपीटेडली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। तो सैचुरेटेड वाले बर्न करते हैं क्लियर फ्लेम से, क्लियर ब्लू फ्लेम निकलती है इनमें, ठीक है, क्लियर ब्लू फ्लेम। यहाँ अगर बात करेंगे अनसैचुरेटेड में तो येलो सूटी फ्लेम निकलती है। अब ये फ्लेम क्या होती है, तो जब आपकी कैंडल बर्न होती है ना, तो इस तरह से जो आप बनाते हो अपने फिगर में देखा होगा, इस तरह से जो लौ होती है उसको फ्लेम बोलते हैं।
अभी किसी में फ्लेम आती क्यों है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोयले को जलाओ तो उसमें फ्लेम नहीं आती है, वो बस लाल लाल दिखता है, इस तरह से उसमें फ्लेम नहीं आती है। रीज़न इसका ये है कि जब हम किसी कंपाउंड को जलाते हैं उसमें फ्लेम आ रही है, दैट मीन्स उसको जलाने पे कुछ गैस निकल रही है, कुछ गैस इवॉल्व हो रही है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है, और वो जो गैस है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं उस गैस का कलर है, वो जब गैस हीट अप होती है तो उस गैस का कलर है जिसकी वजह से वहाँ पे वो फ्लेम हमें दिख रही है। क्लियर है? तो इतनी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम जो घरों में अपना एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें मेन जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। जो एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। प्रोपेन ब्यूटेन मतलब एल्केन मतलब सैचुरेटेड। तो आपने देखा होगा घर में जो हमारे गैस चूल्हा जलते हैं वो एकदम क्लियर ब्लू फ्लेम से जलते हैं, ना कि येलो फ्लेम से जलते हैं, राइट? तो वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये बताइए सीएनजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है, कौन सी गैस होती है सीएनजी का? आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन पे आते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? अभी तो वैसे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन वाला चैप्टर किया नहीं है, बट ऑक्सीडेशन का मतलब इतना तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब हम करवाते हैं तो ऑक्सीजन जुड़ जाता है, सिंपल, ठीक है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका मीथेन होगा, ठीक है? मीथेन होगा आपका। सबका सही है। चलिए, तो ऑक्सीडेशन, अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है? बट अगर इनके कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम करवा दें तो क्या होगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे एक हम हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं एथेनॉल, ठीक है? CH3CH2OH, ये क्या है हमारा एथेनॉल। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं मतलब ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन को जोड़ने वाला कोई एजेंट भी चाहिए। उस एजेंट को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो एजेंट के तौर पे हमारा काम करता है अल्कलाइन KMnO4, जिसको हम पोटेशियम पर मैंगनेट बोलते हैं, ठीक है? पोटेशियम पर मैंगनेट। ऐसे ही हमारा एक कंपाउंड होता है K2Cr2O7, जिसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन हम देंगे इसको, तो होगा क्या कि एक H, जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ CH3CH, जैसे CH2 को मैंने CHH लिख दिया इस तरह से, ठीक है? OH है ये। होगा क्या कि ये जो CH3CH2OH आपको दिख रहा है, ठीक, इसमें से ये चेंज हो जाएगा CH। अब कैसे होगा ये बताता हूँ, CH3COOH। हुआ क्या इसमें? हुआ इसमें ये कि कितने हाइड्रोजन थे, 3 2 5 1 6, बचे कितने, 4। 2 हाइड्रोजन निकल गए एक ऑक्सीजन के साथ में, 2 हाइड्रोजन निकल गए एक ऑक्सीजन के साथ में, H2O निकल गया, और हुआ क्या, जैसे कि ये H2O निकल गया आपका, ठीक है? और 2 यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गए, जिसकी वजह से बन गया यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जुड़ गए, बिकॉज एल्कलाइन KMnO4 और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है दैट इज़ K2Cr2O7 बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को जोड़ देंगे और इस एथेनॉल को या फिर इस अल्कोहल को इस एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। एथेनॉल को, ये क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल क्यों है? एथ इसलिए बिकॉज 2 कार्बन एटम है। ऑल क्यों है? बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऑल OH अटैच्ड है। ये एथेनोइक एसिड है। एथेनोइक क्यों है? बिकॉज एथ है, बिकॉज 2 कार्बन एटम है। और ओइक क्यों है? बिकॉज COOH ग्रुप है, और इसी को हम प्यार से एसिटिक एसिड भी बुला देते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब पढ़ते हैं अगली रिएक्शन, दैट इज़ एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब किसी चीज़ का जुड़ना। अब कोई भी चीज़ जुड़ सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एडिशन रिएक्शन की अगर बात करें तो जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये जोड़ लेते हैं किसी हाइड्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, निकल अगर हम ले लेंगे तो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया, ठीक है? ये अनसैचुरेटेड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे, बट हाइड्रोजन ऐसे तो जुड़ नहीं जाएगी, यहाँ पे हमें कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन को फिजिबल मतलब और थोड़ा सा उसको फिजिबल बनाते हैं और थोड़ी सी उसमें तेजी लाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें कैटलिस्ट के तौर पे चाहिए निकल या फिर पैलेडियम। ये हाइड्रोजन को इसमें जोड़ देगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, एक इसको देगा, और ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो CR, ठीक है, पहले से अटैच्ड है R, यहाँ पे एक R और यहाँ पे एक R, हो क्या गया, हाइड्रोजन जोड़ गया, और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन जोड़ गया। ये आपका क्या बना, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया। जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे
स्पेस नहीं है, चलो यहीं पे बता देते हैं कि जो हमारे फैट्स होते हैं ना, जो जनरली हम जो फैट्स कंज्यूम करते हैं, तो दो तरह के फैट्स होते हैं। एक तो एनिमल फैट, जो एनिमल से डिराइव्ड होते हैं, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके सैचुरेटेड। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन क्यों? बिकॉज यहाँ पे हुआ हाइड्रोजन का एडिशन। इसी तरह जो हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनका भी हम करते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक। अब जो हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, लंबे लंबे उसके साथ लॉन्ग चेन होती हैं, और जो हमारे सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, ये सैचुरेटेड वाले होते हैं आपके, चल जाओ ही, ये होते हैं आपके एनिमल, ठीक है। एनिमल जो फैटी एसिड्स होते हैं, एनिमल फैट्स, वो सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और जो आपके नेचुरली डिराइव्ड होते हैं, नेचुरली से मेरा मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, जो वेजिटेबल ऑयल हैं वो होते हैं आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये हेल्दियर होते हैं, ठीक है, दीज आर हेल्दियर एज कम्पेयर टू दीज सैचुरेटेड, ये उतने हेल्दी नहीं होते हैं, दीज आर अनहेल्दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगली हमारी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जो जनरली हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये जनरली उतने ज़्यादा रिएक्टिव होते नहीं हैं, मतलब अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी फल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और थोड़े से इनर टाइप होते हैं। लेकिन अगर इनको हम सनलाइट की प्रेजेंस दे दें, थोड़ा सा हीट वगैरह दे दें, तो ये रिएक्ट कर देते हैं और सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे CH3 है, अगर हम इसकी रिएक्शन Cl2 क्लोरीन के साथ करवाऊंगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन, सॉरी CH4 होगा, CH3 कैसे होगा ये, ठीक है, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी तो 4 सेटिस्फाई होनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन है, जैसे कि इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस मेथेन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया, तो एक क्लोरीन जाएगा, इसको हटा के चलाएगा, HCl निकल जाएगा और एक क्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगा। दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन जो है इस HCl को लेके निकल लेगा और एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे बन जाएगा कंपाउंड, दैट इज CH3Cl, ठीक है, प्लस HCl निकल जाएगी, बट ये इन द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान रखना आपको, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन अगर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो पूरा जब सब्स्टिट्यूशन करवा देते हैं तो CHCl3 बन जाता है और इसी को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है हमारा, CHCl3, ट्राई क्लोरो मेथेन इसको बोलेंगे, बिकॉज 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोरो। और मेथेन, मेथ क्यों यूज़ किया, बिकॉज एक कार्बन एटम है, और एन क्यों यूज़ किया, बिकॉज हर जगह सिंगल बॉन्ड है। नाउ सम इंपॉर्टेंट कार्बन एटम्स, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा एथेनॉल होता है, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी गुड सॉल्वेंट होता है ये। एथेनॉल की अगर हम बात करें, यहाँ पे एथेनॉल लिख लेता हूँ मैं, एथेनॉल हमारा काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट होता है। अब क्योंकि ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है तो इसको हम बहुत जगहों में यूज़ करते हैं, जैसे कि मेडिसिन वगैरह बनाने में। अगर आप याद करो, रिकॉल करो, तो हमने मिक्सचर वाले चैप्टर में देखा था, टिंक्चर ऑफ आयोडीन देखा था। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या था, टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक सोल्यूशन था जहाँ पे आयोडीन एज अ सल्यूट काम कर रहा था, और सोल्यूशन के सॉल्वेंट के तौर पे या तो हम वाटर को ले रहे थे या फिर एथेनॉल को ले रहे थे, राइट। तो वो हमारा क्या था, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो वहाँ पे हम एथेनॉल को यूज़ कर रहे थे और ये एंटीसेप्टिक बन रहा था। ऐसे अगर हम बात करें कफ सिरप में, कफ सिरप में हमारा क्या यूज़ होता है, कफ सिरप में एथेनॉल यूज़ होता है। तभी आपने देखा होगा कि जो हमारे थोड़े नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं, अगर उनको दारू नहीं मिलती है तो फिर वो क्या करते हैं, कफ सिरप ही चढ़ा जाते हैं, है ना। गांव में यही होता है। अगर जैसे बिहार वगैरह में क्या हुआ कि जब से ये बैन हुआ तो लोग कफ सिरप ही चढ़ाने लग गए, बिकॉज कफ सिरप में होता है एथेनॉल, और वो एथेनॉल उनको नशा दे देता है, ठीक है। तो एथेनॉल एक्चुअल में जो कंज्यूम होता है, वो जो अल्कोहल होता है जो कंज्यूम करते हैं नशेड़ी लोग, तो वो एथेनॉल ही होता है। मेथेनॉल बहुत पॉइजनस होता है, उसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता, किया गया तो वो लीथल हो सकता है। लीथल तो ये भी हो सकता है अगर प्योर फॉर्मेट में एकदम बहुत स्मॉल क्वांटिटी, एकदम प्योर एथेनॉल अगर कंज्यूम किया गया, लीथल ये भी है। लेकिन इसको पहले से ही इसमें मिक्सिंग होती है और आपको पता है कि इस तरह से मिक्सिंग की जाती है ना। तो ये सब इस तरह से मिक्सिंग की जाती है ताकि हार्ड हो लेकिन ज़्यादा हार्ड ना हो। ये कैसा हार्ड है भाई, है मतलब हार्ड हो थोड़ा सा, है उतना हार्ड हो कि दो दर्द सारे मिट जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम ही मिट जाएं।
इस तरह से यहाँ पे जो नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं हमारे, ऐसे फंक्शन करते हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे एथेनॉल की कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे एथेनॉल की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एथेनॉल को मान लेते हैं कि हम कंसनट्रेटेड एथेनॉल को हम ले लेते हैं और इसको रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 से, ठीक है। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट रफली हीट, मतलब एक तरह से कर रहे हैं 433 केल्विन के समथिंग, तो हीटिंग में होगा क्या कि पानी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, जैसे CH3C इस तरह से ना, CHHOH, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, या फिर इसको ऐसे देख सकते हो आप, इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे मैं एक सेकंड रुको, इसको इस तरह से लिख देता हूँ। इसमें 3 H लगे हुए ना, एक H इधर लगा हुआ है, एक H इधर लगा हुआ है, एक H इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो OH इसका ले लिया, एक H इसका ले लिया और पानी निकल गया, बचा क्या, उधर CH2 बचा और इधर पे CH2 बचा। तो क्या हुआ, जब हम इसको हीट कर दिए तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया, यानी कि ये इथीन में बदल गया, सिंपल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल की अगर हम डिस्कशन करें तो एथेनॉल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल तो वही अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वही अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वो डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्शन विद सोडियम अगर बात करें तो सोडियम के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो जैसे CH3 CH2OH अगर हम ले लेंगे, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ करवाएंगे तो होगा ये कि यहाँ पे जैसे कि 2 सोडियम के एटम्स ये लेने पड़ेंगे, ठीक है, 2 लेने पड़ेंगे, तो होगा ये कि CH3 CH2ONA बन जाएगा, ठीक है, ONA बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2ONA, ठीक। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 Na और 2 इस तरह से, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरह का सोडियम एथॉक्साइड बन गया, बट उतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नहीं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सोडियम एथॉक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। और रिएक्शन ये देख चुके हैं अभी, ठीक है, वही जो हीटिंग वाली रिएक्शन थी वो देख चुके हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड पे, ठीक है। एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी देखते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे जो हमारा एथेनॉल होता है इसको हम शुगर केन जो जूस होता है उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। जो हमारा शुगर केन जूस होता है उससे भी हम एथेनॉल को बना लेते हैं, कैसे, और हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रहा है, जहाँ पे हमने टारगेट रख रखा है कि जो हमारी फ्यूल है जो हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं उसमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे, एथेनॉल मिक्स करेंगे। रीज़न इसका ये कि बिकॉज जब एथेनॉल बर्न होता है ना तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, जो कि क्लीन होता है, उससे ज़्यादा हार्म नहीं होता, तो एक तरह से इनको क्लीन फ्यूल की तरह ट्रीट किया जाता है। शुगर केन जूस से कैसे बनता है, शुगर केन जूस से पहले मोलासेस बनता है, जो कि एक गाढ़ा कलर का सिरप टाइप होता है। इसको भी हम कई जगहों पे यूज़ करते हैं दवा बनाने में, या फिर एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर के सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। देन इसको हम फर्मेंट करते हैं, इसका होता है फर्मेंटेशन, ठीक है, और जब फर्मेंटेशन करते हैं इसका तो हमें मिल जाता है एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो शुगर केन वगैरह है उन लोगों को जो मिल वगैरह हैं तो उसमें सब चल रहा है अभी, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड, और सबसे पहले देखते हैं ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ईस्ट्रीफिकेशन क्या रिएक्शन होती है, ये वो रिएक्शन होती है, और सबसे पहले तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली मुझे वहाँ पे लिखना चाहिए था एथेनॉल वाले में, चलो। तो अगर हम एथेनोइक एसिड की बात करें तो एथेनोइक एसिड को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड से, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, और विनेगर में कितना एसिड होता है, 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और ये जो एसिटिक एसिड है जिसको हम एथेनोइक एसिड बोलते हैं, इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों, बिकॉज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर एथेनोइक एसिड का वो होता है आपका 290 केल्विन। अब क्योंकि इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से ये फ्रीज कर जाता है विंटर्स के टाइम पे, इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर्स, इसलिए इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन पे। ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जहाँ पे हम ईस्टर्स बनाते हैं ना। व्हाट आर ईस्टर्स, तो ईस्टर्स हमारे स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि जो हम
वनीला आइसक्रीम और ये आइसक्रीम ये सब जो कंज्यूम करते हैं वो कोई ऐसा तो है नहीं वनीला या फिर मैंगो, वो सिर्फ फ्लेवर्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं। वो ऐसा तो है नहीं कि मैंगो वहाँ से लेके यार मैंगो को मिक्स किया आइसक्रीम में। वो सिर्फ ईस्टर्स होते हैं जो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और ये ईस्टर्स बनते कैसे हैं, एक सेकेंड। ईस्टर्स ये बनते कैसे हैं? तो ईस्टर्स बनते हैं जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ। जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ तो हमें देखने को मिलता है ईस्टर। कैसे? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 COOH ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक अल्कोहल ले लिया CH3 CH2OH, ठीक है, ये अल्कोहल। अब होगा क्या, ये वाटर इसमें निकल जाएगा। जब वाटर निकल जाएगा तो ये बनेगा क्या, CH3 COO CH2 CH3। ये जो बना ना आपका, इसको बोलते हैं ईस्टर। इसको बोलते हैं ईस्टर, जहाँ पे आपको COOR ग्रुप देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं COOR ग्रुप। और ये दर्शाता है ईस्टर को। हम लोग देख चुके हैं कि C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप को दिखाता है, ठीक है। और ROR, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ ऑक्सीजन हो, इसको बोलते हैं ईथर। और इसको बोलते हैं COOR को ईस्टर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब रिएक्शन अगर हम इसकी एक बेस के साथ करवाते हैं तब क्या देखने को मिलता है? तो जब हम इसकी रिएक्शन एक बेस के साथ करवाते हैं, बेस जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया NaOH, तो यहाँ पे मैं एक ईस्टर ले लेता हूँ। चलो जो पीछे बना है उसी को ले लेते हैं, ठीक है। पीछे क्या बना था, CH3 COO C2H5 बना था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, होगा ये कि CH3 COO Na बन जाएगा, ठीक है। ये Na के साथ मिल जाएगा, CH3 COO Na प्लस C2H5OH, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, ठीक है। इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? सपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से इसलिए जानते हैं बिकॉज इससे हम बनाते हैं सोप्स को। यही रिएक्शन यूज़ होती है सोप्स को, यानी कि साबुन को बनाने में। जो हमारे सोप्स होते हैं, सोप्स आर नथिंग बट लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ, ठीक है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये होते हैं हमारे सोप्स, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसी तरह होते हैं हमारे डिटर्जेंट की। अगर हम बात करें, डिटर्जेंट भी हमारे कुछ अलग नहीं होते। डिटर्जेंट भी आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ होता है। तो जैसे हमने रिएक्शन अभी यहाँ पे करवाई NaOH की, ठीक है, तो ये होते हैं आपके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सोडियम, या फिर पोटेशियम भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एल्कली लिया हम लोगों ने। एल्कली क्या होते हैं, वो बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो NaOH की जगह KOH लेते तो यहाँ पे क्या आ जाता, पोटेशियम सॉल्ट बन जाता। ऐसे ही सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, इसको बोलते हैं हम डिटर्जेंट। ये होते हैं हमारे डिटर्जेंट। अब बिकॉज इनको हम सोप्स बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करते हैं तो इसको हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक। और यहाँ पे चीज़ें होती हैं हमारी ख़त्म। बाकी ये रिएक्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बाकी मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने CH3 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ आपका कोई भी एसिड, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैं कोई सी कार्बोनेट के साथ करवा दूँ, जैसे कि मैंने सोडियम कार्बोनेट के साथ करवा दी, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें, ठीक। और यहाँ पे आपकी CO2 गैस भी इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और सोप और डिटर्जेंट मैंने आपको पढ़ा दिया कि सोप एंड डिटर्जेंट कैसे बनते हैं और ये होते क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं सोप, और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड होते हैं हमारे जो डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? और अब हम लोग करेंगे यहाँ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं। सर आज का टॉपिक हाउ टू मेक दारू एट होम। अच्छा चलिए, तो अभी क्वेश्चंस करते हैं कुछ अटेम्प्ट।
और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, करिए। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला उसका हो सकता है कुछ भी, जैसे कि मान लेते हैं CH3SOO ऐसे करके होता है, ठीक है। ये होते हैं जनरल जो आपका सल्फोनिक एसिड होता है। सल्फोनिक एसिड में क्या होता है, सल्फोनिक एसिड में एक एल्काइल ग्रुप होता है, एस, ऐसे मतलब यहाँ पे बना देता हूँ, S डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप, इस तरह से होता है, ठीक है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्पेरिकल रूल टू यूज टू प्रिडिक्ट द रेजियो सेलेक्टिविटी। रुकिए अभी इस क्वेश्चन को स्किप करिए, ये करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द सफिक्स फॉर OH ग्रुप अकॉर्डिंग टू IUPAC। OH ग्रुप किसको वो इंडिकेट करता है, ये करता है आपके ऑल को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इन क्या करता है, डबल बॉन्ड। ओन किसको करता है, C डबल बॉन्ड O को। और एन तो आपका जो एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। नेम द एल्काइल बेंजीन वाइडली यूज्ड एज अ केमिकल इंटरमीडिएट इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। चलिए, नेम द एल्काइल बेंजीन वाइडली यूज एज अ केमिकल इंटरमीडिएट इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। तो किसका हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टॉल्वीन का। टॉल्वीन होता क्या है, टॉल्वीन होता है आपका ये, ठीक है। बेंजीन में जब हम CH3 ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो फिर होता क्या है, ये एक्चुअली में बेंजीन है और बेंजीन में हमने CH3 अटैच कर दिया, इसको हम बोलते हैं टॉल्वीन। और इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन जब हम इसका करवाएंगे तो ये जो ग्रुप है ये अल्डिहाइड ग्रुप में बदल जाएगा, CHO में, ठीक है। या फिर इसको हम CHO में क्यों बदलना है, एसिड तो बनाना ही, फिनॉल बनाना है, ठीक है। तो फिनॉल भी इस तरह से बन सकता है, CHO में बदलेंगे, फिर इसको एसिड बना लेंगे, ठीक है। और एसिड से फिर डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो उस तरह से फिनॉल, जो आपका फिनॉल होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। OH, ठीक है, OH ये होता है आपका फिनॉल। तो जो अगर मैं फिनॉल बनाना है तो हम टॉल्वीन का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। बकमिस्टर फुलरीन इज अ नैनो आर्टिकल कैरेक्टराइज्ड बाय स्फेरिकल ज्योमेट्री एंड अ हॉलो इंटीरियर विच कंटेन्स हाउ मनी कार्बन एटम्स। बकमिस्टर फुलरीन में कितने कार्बन एटम्स अटैच्ड होते हैं, तो इसमें 60 कार्बन एटम लगे रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज टू रिड्यूस अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इवन कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स टू अल्कोहल। बताइए। क्यूमीन नहीं होगा, टॉल्वीन होगा, ठीक है। इसका क्यूमीन थोड़ी ना होगा। क्या क्वेश्चन है, नेम द एल्काइल बेंजाइन वाइडली यूज्ड एज अ केमिकल इंटरमीडिएट इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। फ्यूरेन तो आपका वो एस सल्फर लगा होता है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, क्यूमीन ही होगा इसका, ठीक है। क्यूमीन होगा, क्यूमीन क्यूमीन क्यूमीन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक, वही मुझे लगा कि अल्डिहाइड बनाना है, तो अल्डिहाइड अगर बनाना होगा जैसे कि बेंजल डिहाइड वगैरह तो वहाँ पे यूज़ करेंगे टॉल्वीन का, बिल्कुल सही है।
क्यूमीन की अगर बात करें बिल्कुल, तो इस तरह से आपका ये कंपाउंड होता है क्यूमीन, ठीक है, CH3 और CH3, इससे आपका बनेगा फिनॉल। सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा क्यूमीन। अगला है 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज टू रिड्यूस एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर। रिड्यूसिंग एजेंट की यहाँ पे बात हो रही है, टाइटेनियम हाइड्राइड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिस इज नथिंग बट LiAlH4, और इसको हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे किसको यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा था पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, इनको हम यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ द स्ट्रक्चर RCOOH विद R रेफरिंग टू एल्काइल, एल्केनाइल और एराइल और अदर ग्रुप, RCOOH। तो क्या है ये आपका एसिड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर क्या होता है, अगर यहाँ पे H की जगह हाइड्रोजन की जगह एक और एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता तो ईस्टर हो जाता, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संबंध में सही कथन को पहचानें। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। बिल्कुल गलत बात है, सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सैचुरेटेड होगा, ना कि अनसैचुरेटेड। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। डबल बॉन्ड है फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन देयर कार्बन एटम, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट पूछा ना हमसे, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एटम हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन देयर ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन से क्या लेने देना है वहाँ पे। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एटम हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो ही नहीं सकता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा उसमें, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सा कार्बन का प्रूफ नहीं है, ट्राई सल्फर, डायमंड, लॉन्स डेलाइट या फिर ग्रेफाइट। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ट्राई सल्फर। नाम में ही सल्फर है, ठीक है, अब इसमें तीन सल्फर है, कार्बन का नहीं है। अगर हम बात करें जो लॉन्स डेलाइट लिखा हुआ है एक तरह का डायमंड होता है ये, ठीक है, तो डायमंड, ग्रेफाइट और हमने बकमिंस्टर फ्लोरीन पढ़ा था C60, ये होते हैं हमारे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड जनरल फार्मूला इज करेक्ट। कौन सा इसमें से सही है, एल्कीन और एल्केन। तो एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, एल्कीन का CnH2n होता है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा ओनली 1। कंपाउंड्स विद एग्जैक्टली 2 डबल कार्बन कार्बन एटम आर नोन एज। जहाँ पे 2 डबल कार्बन कार्बन एटम हो, कंपाउंड्स विद एग्जैक्टली 2 डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ओके 2 डबल, ओके ठीक ठीक ठीक, तो इसको बोलेंगे डाईइन। डाईइन होते हैं ये, इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, डाईइन, इनको बोलते हैं डाईइन्स। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, 2 डबल कार्बन कार्बन एटम बॉन्ड है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हाइड्रोकार्बन्स। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके संबंध में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। बिल्कुल ये आपके फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं, मैंने आपको बताया था जब मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़ाई थी। बिल्कुल सही है प्राची, अनुरुद्ध, एक्यूमेन, अविनाश, रवि, जब मैंने आपको पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद करिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि जब मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से हमने एड ऑन करवाया था तो हमने हीट दी थी, सनलाइट के प्रेजेंस पर रिएक्शन करवाई थी, तब वो जाके कहीं रिएक्टिव हुआ था। जनरली वो फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। मोस्ट कार्बन आइटम ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, पढ़ा था एक्सोथर्मिक होती है कंबशन रिएक्शन। कार्बन कंपाउंड कैन नॉट गेट ऑक्सीडाइज ऑन कॉम्बिनेशन में, तो बात बिल्कुल गलत है। ऑक्सीडेशन पढ़ा तो था कार्बन कंपाउंड्स का, जैसे एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाए थे तो क्या बना था, एसिड बना था, एथेनोइक एसिड बना था। 12th नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। प्रोपेन और ब्यूटेन किसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, LPG, LMG, CNG या फिर LPG। तो आंसर क्या होगा, LPG के, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो हम घर में गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं। CNG में यूज़ होती है आपकी मेथेन। मेथेन आपकी जो बायोगैस होती है उसमें भी जो बायोगैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है वो मेथेन ही होती है। आइसोपेंटेन ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट इज अ ब्रांडेड ब्रांच इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द केमिकल फार्मूला दिस C5H12। C5H12 इसका फॉर्मूला होता है, 5 इसमें कार्बन आइटम होंगे। अब इसमें देखिए कितने होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और पहली बात तो ये पेंटेन है, यानी कि जो रूट बनेगा, लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो 5 ही बनेगी, और 5 कार्बन आइटम है, यानी ये ब्रांच तो हो ही नहीं सकती है, ये तो ब्रांच है। कैसे, ब्यूटेन का मतलब है 4 और डाई मिथाइल लगे हुए यानी 2 और मिथाइल लगे हुए यानी कि 2 और लगे हुए यानी 6 कार्बन आइटम। यहाँ तो 5 की बात हो रही है, नहीं होगा। आइसोपेंटेन को आइसोब्यूटेन कैसे बोल सकते हैं, अंतर किसका है, आइसोपेंटेन आइसोब्यूटेन और पेंट और ब्यूट का है, तो पेंट में 5 कार्बन होंगे, ब्यूट में 4 होंगे, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है बात है कि नहीं। 2 मिथाइल ब्यूटेन ये हो सकता है। अच्छा, डाई मिथाइल ब्यूटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन में क्या अंतर है,
डाई मिथाइल में ये है कि दो दो मिथेन के ग्रुप अलग से लगे हुए हैं, वो हो गया हमारा डाई मिथाइल, ठीक है। लेकिन 2 मिथाइल का मतलब ये हुआ आपका CH3 CH CH3 CH3 सॉरी CH2 CH3, यानी 4 कार्बन आइटम इस तरह से हो गए, और दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, यानी 4 कार्बन आइटम ये और एक ये, तो 5 कार्बन आइटम हो गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। शायद आप समझ पा रहे हों, ठीक है। तो चलो मैं ऐसे करके आपको बताता हूँ, रुको। अब यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए, ये मैं लॉन्गेस्ट चेन ले लेता हूँ, ठीक है। या तो लॉन्गेस्ट चेन तो ऐसे बन जाएगी इस तरह से, जो मैं डाई मिथाइल ब्यूटेन को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डाई मिथाइल ब्यूटेन कैसे बनेगा, ठीक है, और 2 मिथाइल ब्यूटेन और डाई मिथाइल ब्यूटेन में क्या डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया जैसे CH2, ठीक है, और इसमें 2 मिथाइल मैंने अटैच कर दिए, ठीक है। तो फिर CH2 नहीं लिखना होगा इसको, इसमें आपको फिर 3 लगाने होंगे, ठीक है, 3। वैसे कि आपने यहाँ पे लगा लिया CH3, ये आपने लिख लिया C, ये लगा दिया CH2, देन इसमें लगा दिया CH3, ठीक है। तो 4 ये बन गए, CH3 और CH3 आपने अटैच कर दिया। तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यानी कि जो रूट चेन बन गई, पेरेंट चेन, वो 4 कार्बन आइटम की बन गई। बल्कि और यहाँ पे आपके 2 मिथाइल डाई मिथाइल अटैच्ड हैं, तो 2 मिथाइल यानी कि टोटल आपके 6 कार्बन आइटम हो जाएंगे। शायद आप समझ पा रहे हो। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। फाइंड द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रोमिथेन। नाइट्रोमिथेन का सही केमिकल फार्मूला क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप होगा और मेथेन होगा। मेथ मतलब 1 कार्बन आइटम होगा, ठीक है, 1 कार्बन आइटम होगा, ठीक है। अब CH4NO2 तो फॉर्मूला ही गलत है। क्यों? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी हो सकती है, आपने 4 कार्बन आइटम भी अटैच कर दी, और उसमें से नाइट्रोजन फिर कहाँ पे अटैच करोगे भाई? वैलेंसी 4 ही हो सकती है, बॉन्ड 4 ही हो सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। CH3NO3 करके तो कोई कंपाउंड नहीं होता, NO3 नहीं, NO2 होगा, ऑप्शन नंबर बी, CH3NO2। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर एथेन। एथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? एथेन। एथ मतलब 2 कार्बन आइटम होंगे, ठीक है, और एन का मतलब है कि डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एथीन होगा, एथेन नहीं एथीन होगा ये, क्योंकि सब में ही डबल बॉन्ड है, राइट। तो यहाँ पे 2 कार्बन होने चाहिए, यहाँ पे तो है ही नहीं 2 कार्बन, बाकी सब में 2 कार्बन है, ठीक है। और इसकी 3 यहाँ पे आपने जोड़ दिए, 3 4 5 हो गए, कार्बन की लेंसी 5 नहीं हो सकती, 3 2 5 अगेन आपने गलत कर दिया। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। तो थोड़ी सी बारीकियों को ध्यान रखना होता है। आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज नॉट यूज्ड टू प्योरीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस विधि की पहचान करें जिसका प्रयोग कार्बन के यौगिकों को शुद्ध करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन। तो हम सब्लिमेशन भी पढ़ के आए थे। होमोजेनस, अब देखिए जो हम लोगों ने मिक्सचर वाला चैप्टर किया था उसमें पढ़ा था ना सब्लिमेशन, कि अगर कोई एक सबलाइम कंपाउंड होगा, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, आपका नैप्थलीन हो गया, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सबलाइम प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये एक टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को अलग करना हो। डिस्टिलेशन पढ़े थे, है ना, जैसे कि हम डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज़ किए थे? एसीटोन और वाटर को सेपरेट करने के लिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किए थे, एयर के डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। हमने यूज़ किया था क्रोमैटोग्राफी का, तो क्रोमैटोग्राफी भी यूज़ हो सकती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, लेकिन सेडिमेंटेशन करके कोई टेक्निक नहीं होती है। तो जो भी हमने सेपरेशन की टेक्निक्स पढ़ी थी वो सारी होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, और बट सेडिमेंटेशन नहीं होता। अब जैसे कि हम लोगों ने एसीटोन पढ़ा था। व्हाट इज़ एसीटोन? एसीटोन ये होता है आपका, डिस्टिलेशन यूज़ किया था कि नहीं वहाँ पे, जब एसीटोन को वाटर से सेपरेट करना था। अब डिस्टिलेशन का क्यों यूज़ कर पाए थे? बिकॉज एसीटोन और वाटर में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो 25 केल्विन से ज़्यादा का होता है, और अगर 25 केल्विन से कम का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है तो वहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, है ना। विच ग्रुप वॉज गिवन द नेम पैराफिन अर्लियर? पहले किस समूह को पैराफिन नाम दिया गया था? एल्डिहाइड, एल्केन, एल्कोहल या फिर एसिड? तो एल्केन्स को पहले पैराफिन वैक्स के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी। विच केमिकल कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूला दिस इज यूज्ड एज अ ब्लोइंग एजेंट इन फोम्ड प्लास्टिक? ये क्या है? बहुत आसान है। 14 क्वेश्चन, 16 का डी सही है। 14th में क्या दिक्कत है? 14th में क्या दिक्कत है? क्या पूछा है इसमें कि आपका नाइट्रोमेथेन क्या होता है? CH3NO2, क्या दिक्कत है?
दिक्कत क्या है इसमें? CH3NO2 तो ही होगा, कुछ दिक्कत है किसी को इसमें? कंफ्यूजन क्या है भैया इसमें? कंप्यूटर का नहीं आएगा अर्पित, अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाएगा उसका, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं। ये क्या है आपका? क्लोरो एथेन। अब क्लोरो क्यों यूज़ किया? बिकॉज ये हेलोजन है, और हेलो फैमिली के साथ हम सफिक्स नहीं प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं इसको। क्लोरो एथेन बोलेंगे, ना कि एथ क्लोरो ऐसे करके कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो क्लोरो एथेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सही है, हाँ ठीक। चलिए, विच फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन ऑक्सो एसिड विद अ हाइड्रोक्सिल कंपाउंड सच एज अल्कोहल और फिनॉल। अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? एसिड के साथ। क्या बनेगा? एसिड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल के साथ तो पानी निकल जाता है, ठीक है। इसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा, RCOO, इसके साथ भी कोई अटैच्ड होगा, RCOOR, ईस्टर बन गया ऑप्शन नंबर बी, खत्म। Which are sweet smelling compound? Which of the following is an organic compound with the formula this that is used as a fumigant in insecticide to control cloth moths? ये है ये C6H4Cl2, यानी कि कुछ इस तरह से बना होगा ये, ठीक है। Cl और Cl मतलब डाइक्लोरो होगा, दो क्लोरो है। डाइक्लोरो कहाँ पे है? पैराडी डाइक्लोरो बेंजेन, इथाइल बेंजेन, बेंजोइल क्लोराइड, OCl होता ना तो बेंजोइल क्लोराइड होता, ऑयल। क्लोरो बेंजेन, क्लोरो नहीं डाई क्लोरो होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डाई क्लोरो आपको देखना है, दो क्लोरो है, ठीक है। 21 इन दी फॉर्मेट ऑफ द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड द टर्म रूट इज यूज टू रिप्रेजेंट। लो रूट पे ही पूछ लिया उसने, रूट क्या होता है? क्या होता है रूट? अभी मैंने इतनी देर से मैं रूट कर रहा हूँ। रूट क्या होता है? रूट होता है कि जो पेरेंट चेन होती है, पेरेंट चेन मतलब जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपकी बन रही है उसमें कितने कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं उसको हम रूट बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप दैट में भी नहीं, फंक्शनल ग्रुप का कोई लेना देना नहीं होता है। साइक्लिक और एसाइक्लिक नेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड ये भी नहीं होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दी पेरेंट चेन, एक जो पेरेंट जो चेन यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन एटम आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये है कोई चेन CH3 CH2, ठीक है, और मान लेते हैं CH3, ठीक है, CH2 और एक और CH3, ठीक है। तो एक चेन हम ये ले लेते हैं, 1 2 3 4, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक ये भी तो चेन हो सकती है, 1 2 3 4 5, तो इसको लेंगे 5 वाली को। मान लो कि इससे और अटैच्ड हो CH2 CH3, तो इस वाली को लेते हैं फिर, क्योंकि इसमें 7 आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रूट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला दिस? तो ये क्या है? ऑल ग्रुप है, एसिड कैसे हो सकता है? खत्म। क्लोरोफॉर्म बताए थे CHCl3 होता है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैक्राइड? फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज। इनमें से मोनोसैक्राइड क्या है? तो जो हमारे सुगर्स होती हैं वो डिफरेंट फॉर्म की होती हैं, जैसे एक को बोलते हैं मोनोसैक्राइड, एक को बोलते हैं डाइसैक्राइड, और फिर ऐसे ही हमारी होती हैं पॉलीसैक्राइड, ठीक है। तो इसमें से मोनोसैक्राइड के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज मोनोसैक्राइड है, सुक्रोज और स्टार्च नहीं है, ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर ए और डी, बोथ ए एंड डी यहाँ पे सही आंसर होगा। फ्रक्टोज ध्यान रखना, इसको हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फ्रूट शुगर होता है आपका, यानी कि फ्रूट्स में आपका यही मिलता है। जो सीरियल्स होते हैं, जो हमारे सीरियल्स होते हैं उसमें कौन सा देखने को मिलता है आपका फॉर्म ऑफ शुगर? माल्टोज शुगर देखने को मिलती है, और फ्रूट में फ्रक्टोज। और मोनोसैक्राइड आपकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, ठीक है, एकदम हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। हाउ मेनी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स डस कार्बन हैव? कार्बन में कितने नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के? जल्दी से बताइए। XYZ जी अभी रुक जाइए, ठीक है, अभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने दीजिए, बस तो 5-6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन और होंगे बस मैक्सिमम। तो अकरिंग आइसोटोप डस कार्बन हैव, तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कौन से हमने पढ़े थे? C14 होता है, एक C16 होता है, और तीसरा आप बताएंगे जल्दी से कौन सा होता है? 3 कार्ब इसमें होते हैं, 3, ठीक है। ए आंसर नहीं होगा, 3 होते हैं, डी। 4 नहीं होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न विद, तो जो असंतृप्त होते हैं कैसे बर्न करते हैं? तो भाई जो क्लियर ब्लू फ्लेम्स हैं वो सैचुरेट बर्न करते हैं, और अनसैचुरेटेड बर्न करते हैं येलो सूटी फ्लेम्स, ऑप्शन नंबर डी सही है। सौरभ
अंकिता सर ये भूल जाते हैं कि कोई ट्रिक मोनो। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट। इनमें से ग्रेफाइट की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? दो ही पता था। अच्छा, दो ही पता था। C12 बिल्कुल सही है। C60 नहीं होता भाई, C60 एलोट्रोप है। C60 इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ना कि उसका आइसोटोप। आइसोटोप पढ़ा चुका हूँ मैं कि वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, वो होते हैं हमारे डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल बात सही। इट हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज़ नो 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 इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा, बिकॉज नॉट करेक्ट पूछा है। लोअर डेंसिटी दैन डायमंड होता है, सही, इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी है, बट हाई होता है तो इस वजह से गलत हो जाएगा बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो जो हमारी प्राकृतिक गैस होता है उसका प्रमुख घटक क्या होता है? मेथेन होता है, ऑप्शन नंबर डी। और इसको हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मार्श गैस बिकॉज दलदली एरिया में देखने को मिलती है, जैसे कि पैडी फील्ड हो गई हमारी। पैडी फील्ड मतलब जहाँ पे धान की खेती होती है वहाँ पे हो गया, या फिर जहाँ पे टर्माइट वगैरह रहते हैं, दीमक वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पे भी देखने को मिलती है ये। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ, आप सुनते होंगे कि भाई एक कुएं में कूदे कुछ लोग, जहरीली गैस का रिसाव होने के कारण इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो जहरीली गैस मेथेन ही होती है। ठीक है, चलिए। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन गैस? ब्यूटेन गैस तो 5 तो हो नहीं सकते हैं, ब्यूट 4 होंगे। ब्यूटेन है, एन है मतलब एल्केन है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन आटम, तो n की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा। जब 2 × 4 +2 करेंगे तो कितना आएगा? H10 आ जाएगा, C4H10, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 30 ही क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे अगर होंगे तो फिर आपका होमवर्क होगा। द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन फ्रॉम 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया के पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं से टूटने वाले 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मतलब रेस्पिरेशन पढ़ा था ना, तो रेस्पिरेशन में याद करो, ग्लूकोज टूट रहा था पाइरूवेट में, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको। ये टूट रहा था कहाँ पे? ये रिएक्शन हो रही है साइटोप्लाज्म में, है ना। फिर अगली रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा पाइरूवेट, ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा क्या हो रहा था? फिर हमने 3 यहाँ पे वो देखा था, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन देखा था ऑक्सीजन के बिल्कुल प्रेजेंस में, जहाँ पे बन रहा था H2O, ठीक है, CO2 निकल रही थी और एनर्जी मिल रही थी। एक तो हमने पढ़ा था लैक ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या हुआ था? मसल सेल्स में हो रहा था, लैक्टिक एसिड बन रहा था प्लस एनर्जी बन रही थी, और इसी की वजह से मसल्स में क्रैम्प डेवलप होता है। और एक होता है एकदम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ईस्ट वगैरह में होती है, ईस्ट वगैरह में, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एनर्जी तो मिलती है बट इसके अलावा एथेनॉल बनता है, एथेनॉल बनता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, और उसी को फिर हम बोलते हैं कि फर्मेंटेशन वगैरह, जो भी मैं आपको बता रहा था वही सारी रिएक्शन उसी वैसा ही होती हैं। ठीक है, तो ईस्ट में रिएक्शन होती है आपकी एरोबिक, जो हमारी सेल्स में होती है नॉर्मल कंडीशन में होती है एरोबिक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन? 2 क्लोरो और 2 फ्लोरो हैं और मेथेन है। भाई ये तो इथेन हो गया, बिकॉज 2 यहाँ पे तो आ गए कार्बन। ठीक है, 2 फ्लोरीन होने चाहिए और 2 क्लोरीन नहीं है। 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन, यहाँ पे 4 फ्लोरीन, 2 क्लोरीन, सॉरी डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, तो यहाँ पे ये करो। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CCl2F2। क्लियर? अब कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कल मैं जब पीरियडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे इसका मैं आंसर्स बता दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जिसका जो डाउट है वो पूछ सकता है। तो ये जो बैच की क्लासेस हैं, आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे, परमार एकेडमी ऐप पे बैच की रिकॉर्डिंग्स और बाकी सारी चीज़ें जैसे नोट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं। अभी नोट्स काफ़ी लोग मतलब बोलते रहते हैं, जबकि मैं इसके रिगार्डिंग बता चुका हूँ कि जो नोट्स आपके बना रहे हैं उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो, तो इसीलिए अभी जो नोट्स हैं क्लासेस के वो नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप में से काफ़ी लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं उसको लेके, है ना। चलिए, तो शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि, फाइनली ख़त्म लेक्चर।
क्या 14 क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत क्या है? तुम लोग ये बताओ, इसमें समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो इसमें? दिक्कत क्या है इसमें? क्या ये स्ट्रक्चर बना के दिखा दें? से इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दें अगर दिक्कत हो रही हो। CH3 NO2 लगा है ना, ये N हो गया। इसकी कितनी वैलेंसी होती है? इसको कितने चाहिए? 3 चाहिए। एक तो मिल गया इधर से कार्बन से, 2 यहाँ से लेगा और 1 यहाँ से ले लेगा। ठीक है, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उतना आप डीप में आपको समझने की ज़रूरत है नहीं। क्लियर? ठीक। अब मुझे पता है NO3 कर दिए होगे तुम में से कुछ लोग, है ना? आई थिंक कुछ जो भी आप तिकड़ा मिठाए हो, या फिर NO कर दिए हो, शायद NO कर दिए हो, लेकिन NO नहीं होगा इसमें। ठीक है, बिकॉज एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक में नेगेटिव। उतना डीप में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए धन्यवाद। लेकिन CH3NO2 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए।